तो हम लोग देख रहे थे विज़न आईएएस मंथली मैगज़ीन अगस्त की। तो देखिए डिटेल में पढ़ाने में थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा आज फ़ास्ट चलेंगे। आपको जैसा अच्छा लगेगा आप बता देना, फिर वैसा ही करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। ठीक है, सार्क जो है इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब जो भी साउथ एशिया की कंट्रीज़ है, जैसे आपको इसमें मैप में दिख रही हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनको मिला के सार्क बनता है। ठीक है, साउथ एशियन कंट्री का है ये। तो जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, जो भी यहाँ की कंट्री है उनके बीच सहयोग का एक संघ है। भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने सार्क की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संगठन को फिर से जीवंत करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने का आह्वान किया है। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं कि अभी क्या है, भूटान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शेरिंग तोब्गे, उन्होंने कहा है कि मतलब सार्क के बारे में उन्होंने थोड़ी चिंता व्यक्त करी है और कहा है कि हमें इस पर काम करना चाहिए, है ना, ताकि ये काम इसका काम अच्छे से हो। सार्क के बारे में, अब सार्क क्या है? सार्क एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, एक मतलब रीजनल, मतलब एक छोटे रीजन का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी सरकारों के बीच एक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में ढाका में सार्क चार्टर द्वारा हस्ताक्षर के साथ हुई। तो कब स्थापना हुई? 1985 में, ये याद कर लीजिए। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सार्क चार्टर के तहत ये इस पे साइन हुए थे। सार्क में 8 देश हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 8 कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं। इंडिया और इंडिया के आसपास जितने उसके नेबर्स कंट्री है वो सब इसमें आती हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान, भारत, मालदीव आता है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये आते हैं। इसका सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ठीक है, सॉरी, इसकी जो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? सचिवालय इसका है काठमांडू में। ठीक है, स्थापना ढाका में हुई थी। तो ये क्या है? क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 1985 में सार्क चार्टर के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ढाका में 8 देश हैं, इंडिया के आसपास की कंट्रीज जितनी हैं। सचिवालय नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू में है। उद्देश्य क्या है इसका? दक्षिण एशियाई लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, जो भी दक्षिण एशिया में लोग रहते हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, आर्थिक समृद्धि में तेजी लाना, क्षेत्रीय अखंडता, आपसी विश्वास, सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना आदि। तो देखिए ये जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनते हैं, मतलब एक रीजन के जो अलग अलग देश होते हैं वो मिला के कोई संगठन बनाते हैं, वो इसलिए कराते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी, देखिए जब कहते हैं एकता में बल होता है, तो सब मिल के काम करते हैं तो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ये लोग ऐसे संगठन बनाते हैं। ठीक है, रीजनल। पिछला सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2016 में पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों के कारण रद्द हो गया था। इसके बाद इसके सम्मेलन आयोजित नहीं किए गए हैं। तो देखिए, लेकिन क्या है ना, पाकिस्तान क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर कोई इन बीच में समझौता हो ना कुछ हो तो ये ढंग से चल नहीं पा रहा है। ठीक है, इसका लास्ट सम्मेलन भी जो हुआ था 2014 में हुआ था। ठीक है, जब सम्मेलन आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो 2016 में होना था इसका। लेकिन क्या है, जब वो पठानकोट और उरी में टेररिस्ट अटैक्स हुए तो क्या हुआ कि वो वाला शिखर सम्मेलन रद्द हो गया। उसके बाद कोई इनका सम्मेलन ही नहीं हुआ। सार्क जो है वो आम सहमति के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ है कि यदि एक भी सदस्य भाग नहीं लेने का फैसला करता है तो शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि आम सहमति है, मतलब सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर एक भी सदस्य कह रहा है कि हम इसमें पार्ट नहीं लेंगे तो क्या है, ये आयोजित नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत इसकी आम सहमति होना है। वर्ष 2016 में भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका के साथ इस्लामाबाद में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था। तो 2016 में देख रहे हैं, ठीक है, कई सारी कंट्रीज़ जो है उन्होंने इस्लामाबाद में जो होने वाला था सार्क शिखर सम्मेलन, उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। अब तो देखिए ये बता रहे हैं कि सार्क के पुनरुद्धार की आवश्यकता क्यों है। संपूर्ण दक्षिण एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधि, यह संगठन के रूप में सार्क भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से इसके सदस्य देशों की दक्षिण एशियाई पहचान को दर्शाता है। ठीक है, जो भी दक्षिण एशिया में कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी पहचान है, उसको वो दिखाता है ये संगठन। ठीक है, तो ये जो है संपूर्ण दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, एक प्रतिनिधित्व करता है। क्षेत्र के साझा मुद्दों से निपटना, दक्षिण एशियाई देश अपनी सामाजिक राजनीतिक स्थिति में घनिष्ठता के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे एक जैसे पारंपरिक और उभरते हुए मुद्दों का सामना कर रहे हैं। इन उभरते मुद्दों में आतंकवाद, ऊर्जा की कमी, जल या जल संसाधन, राजनीति, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल है। अब ये बोल रहा है कि इन देशों की क्या है, प्रॉब्लम भी सेम है।
ठीक है, आतंकवाद, ऊर्जा की कमी, ठीक है, ये सारी जलवायु परिवर्तन, इनकी समस्याएं भी एक हैं, ठीक है, साझा इनके मुद्दे हैं। सार्क इन मुद्दों का समय पर समाधान करने हेतु वार्ता शुरू करने का एक मंच हो सकता है। तो देखिए, सब मिलकर जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ ज़्यादा अच्छे से उठती है। तो क्या है कि ये इन मुद्दों पर समाधान हेतु वार्ता शुरू करने का एक मंच हो सकता है। क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कुल व्यापार के 5% से भी कम अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है। तो जो विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, ठीक है, ये पहले बता रहे हैं कि आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसे ये बता रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार टोटल व्यापार, जो टोटल ट्रेड होता है, उसका 5% से भी कम अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है। यहाँ पर मतलब आपस में बहुत कम व्यापार होता है, ठीक है। ये पूर्वी एशिया के अंतर क्षेत्रीय व्यापार 35% और यूरोप के अंतर क्षेत्रीय व्यापार 60% की तुलना में बहुत कम है। मतलब इनके आपस में व्यापार बहुत कम है, कुल ट्रेड का 5% से भी कम है। जबकि ये बता रहे हैं जो पूर्वी एशिया में उनके जो आपस में व्यापार होता है वो 35%, यूरोप में 60% है, लेकिन यहाँ बहुत कम आपस में व्यापार है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का केंद्रीय आधार। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के भारत के उद्देश्य में इसकी क्षेत्रीय भूमिका महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। भारत क्या है, नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाता है, ठीक है, कि मतलब पड़ोसी पहले। तो क्या है, विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के भारत के उद्देश्य में, मतलब भारत क्या है जो वर्ल्ड के स्तर पे क्या है इंपॉर्टेंट रोल निभाना चाहता है। तो क्या है, इसकी क्षेत्रीय भूमिका प्रमुख आधार बन सकती है। मतलब जब वो क्षेत्रीय आधार पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तभी तो वर्ल्ड के उसमें वो निभा पाएगा। तो ये है, इसकी कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक है, के सदस्यों के बीच एक समान पहचान और साझा इतिहास की कमी है। इस कारण से बिम्स्टेक सार्क की जगह नहीं ले सकता। देखिए, अपना क्या हो रहा है कि बिम्स्टेक को सार्क के विकल्प के रूप में ले रहा है भारत, लेकिन ये बता रहे हैं कि उनकी समान पहचान नहीं है बिम्स्टेक की, ठीक है, इनकी या इनके इतिहास एक नहीं है। तो इसके कारण क्या है, सार्क की जगह नहीं ले सकता। इसके अलावा बिम्स्टेक का ध्यान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर केंद्रित है। इस प्रकार ये सभी दक्षिण एशियाई क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक उचित मंच नहीं है। इसका मेन फोकस क्या है, बिम्स्टेक जो बना है उसका है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है उस पर। तो क्या है, ये सभी दक्षिण एशियाई देशों को शामिल नहीं करता, इसलिए उसका विकल्प नहीं हो सकता है। पहले हम ये देख लेते हैं क्या दिया है, सार्क के कामकाज के अलग अलग चरण के बारे में संक्षिप्त जानकारी, ठीक है। इसके कामकाज कैसे चला वो बता रहे हैं। तो प्रारंभिक चरण देखिए, 1985 में तो ये बना था, ठीक है, ढाका में सार्क चार्टर से। तो 1985-90 की जो इस अवधि के दौरान सदस्य देशों के मध्य विश्वास की कमी थी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सार्क में प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान के बीच आती है, ठीक है। तो जो बता रहे हैं इस समय क्या है, जो सदस्य देश थे उनके बीच विश्वास की कमी थी। 1990-95 में क्या हुआ, सार्क की असफलता से परेशान होकर भारत पश्चिम और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने हेतु प्रयास करने लगा, ठीक है। तो जब देखा सार्क की कोई सफलता नहीं मिल रही है तो भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तरफ या पश्चिम जो है उसकी तरफ अपने बेहतर संबंध बनाए। फिर क्या हुआ, 1985-2010 के बीच क्या है, सार्क का उत्थान हुआ। इस अवधि के दौरान साप्टा और साफ्टा पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, समझौते होते हैं, साप्टा और साफ्टा पर क्या है साइन किए गए। फिर क्या है, ठहराव आ गया। ये देखिए ग्राफ दिखा रहा है, ठीक है, पहले निष्क्रिय रहा, फिर ह्रास हुआ, फिर उत्थान हुआ, फिर ठहराव। 2010-2015 इस अवधि के दौरान सार्क खराब नेतृत्व और भारत और पाकिस्तान के मध्य खराब संबंधों से प्रभावित रहा, ठीक है। तो मैं बताया सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत और पाकिस्तान के संबंध इसमें आते हैं। फिर क्या है, पाकिस्तान को अलग थलग करना। 2015 से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण भारत ने पाकिस्तान से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरी बनाए रखनी शुरू कर दी है। तो देखिए, अब भारत जब पाकिस्तान से दूरी बना रहा है तो क्या है कि सार्क भी कोई काम नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान को अलग थलग कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आई, पहले निष्क्रिय, फिर ह्रास, फिर उत्थान, फिर ठहराव और अब फिर ह्रास हो गया इसमें। साफ्टा सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनका नाम है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था सार्क की विफलता और चुनौतियाँ। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों ने इन देशों के मध्य संघर्ष को बढ़ा दिया है। इससे सार्क की संभावनाएं गंभीर रूप से बाधित हुई है, ठीक है। तो क्या ये बता रहे हैं कि मेनली इसमें क्या होता है, सार्क में भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण संबंध है उनके कारण क्या है, ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के असहयोग के कारण मोटर वाहन समझौते और सार्क उपग्रह परियोजना जैसी कुछ प्रमुख पहले रुक गई। तो देखिए, मोटर वाहन समझौता होना था सार्क देशों के बीच, लेकिन पाकिस्तान ने असहयोग कर दिया, पाकिस्तान ने इसको
साइन नहीं करा, नहीं माना, तो इस कारण ये रद्द हो गया। ठीक है, इसके बाद सार्क उपग्रह परियोजना थी। जितनी भी सार्क कंट्री थी उसको क्या है, इंडिया ने उपग्रह की वो दी थी सुविधा, लेकिन पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। तो इस तरीके से वो हर चीज़ में प्रॉब्लम करता है। वर्ष 2019 में सार्क की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों ने एक दूसरे के भाषणों का बहिष्कार किया था। ठीक है, तो अगर मंत्री स्तरीय बैठक भी हुई 2019 में, तो क्या है कि जो भारत और पाकिस्तान के मंत्री थे उन्होंने एक दूसरे के भाषण का बहिष्कार ही कर दिया। ठीक है, अब तो इसमें आपस में क्या ही हो पाएगा। विवाद समाधान तंत्र का अभाव। सार्क के पास विवादों के समाधान या विवादों में मध्यस्थता करने का कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए देखिए, अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, जैसे आप सारे ही सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि क्या है कि विवाद समाधान, कि अगर कोई विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए मध्यस्थता करने के लिए कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता अर्थात साफ्टा, ठीक है, जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, संवेदनशील सूचियों की उपस्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि साफ्टा को वास्तविकता में अभी भी लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, तो मतलब ये एक साफ्टा उनके बीच समझौता हुआ था, लेकिन क्या है, इसको अभी भी वास्तविकता में लागू नहीं हुआ है। पारगमन सुविधाओं का अभाव भी व्यापार संबंधों के सुदृढ़ विकास को बाधित करता है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए आपस में, जो कि नहीं है इन कंट्रीज़ के बीच, तो इस कारण से ट्रेड के जो रिलेशन है वो बाधित होते हैं। उदाहरण के लिए भारत के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सड़क और रेल संपर्क होने के बावजूद इसके साथ व्यापार ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य कारण पारगमन सुविधाओं की कमी है। तो ये बता रहे हैं कि भारत के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सड़क और रेल संपर्क हैं, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत के सड़क रेल संपर्क है, लेकिन इसके बाद क्या है, व्यापार जो है ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि पारगमन सुविधाओं की कमी है। ठीक है, मान लीजिए अगर संपर्क है लेकिन आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। मुद्दों का आम सहमति बनाने में विफलता। आपस में समानता होने के बावजूद आदान प्रदान के द्वारा विकसित विचारों का लाभ उठाने के लिए इन देशों ने आप अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये है कि मतलब मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती है, सबसे बड़ी दिक्कत। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इसका सुस्त होना। इस क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और संघर्षों को देखते हुए यूरोपीय संघ के समान दक्षिण एशियाई संघ का निर्माण संभव नहीं है। तो देखिए, इसमें क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, मतलब आपस में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो क्या है, राजनीतिक तनाव और संघर्ष को देखते हुए क्या है, यूरोपीय संघ के समान दक्षिण एशियाई संघ का निर्माण संभव नहीं है। जैसे यूरोपीय संघ बना है, देखिए उन्हें बनाने के फायदे भी मिले हैं, तो क्या है, जो दक्षिण एशियाई संघ है इस तरीके उनके तरीके से नहीं बन सकता, राजनीतिक तनाव और संघर्ष के कारण। इसके कारण दक्षिण एशियाई देश असुरक्षा का प्रश्न उठाते हुए संघ के निर्माण की समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, आपस में मतलब असुरक्षा है इन देशों के बीच, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आतंकवाद से निपटना। सार्क द्वारा आतंकवाद से निपटने हेतु द्विपक्षीय बहुपक्षीय स्तरों पर कई रणनीतियों और तंत्रों को स्वीकार या निर्माण किया गया है। इसके बावजूद भी ये संगठन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक सामान्य और व्यापक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपस में बातें तो होती हैं कि आतंकवाद को हटाना है, लेकिन क्या है, इनके लिए कोई मतलब समान या व्यापक दृष्टिकोण विकसित ही नहीं हो पाया है। भारत और अन्य सदस्य देशों के बीच विषमता। सार्क के छोटे सदस्य देश भारत को बिग ब्रदर के रूप में देखते हैं। इस कारण ये सार्क के तहत हुए विभिन्न समझौतों को अपने देश में लागू करने के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं। देखिए, अब इसमें बहुत, इन देशों में बहुत असमानता है। जैसे भारत बहुत बड़ा है, बाकी के देश छोटे हैं, तो इस तरीके से क्या है, वो भारत को एक बिग ब्रदर की तरह देखते हैं, मतलब। तो क्या है कि वो उन समझौतों को अपने देश में लागू करने के लिए अनिच्छा प्रकट करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें प्रॉब्लम होगी अगर हम करेंगे और भारत को लाभ होगा। संसाधनों की कमी। सार्क संसाधनों की कमी का सामना कर रहे और सदस्य देश अपने अपने योगदान को बढ़ाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। तो क्या है, इनके पास संसाधनों की कमी है और जो सदस्य देश हैं वो अपने अपने योगदान को बढ़ाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। देखिए, मतलब पैसे वैसे तो लगाने पड़ते हैं ना, कोई काम करो, अब बाकी देश क्या है, इस पे राजी नहीं होते हैं, ये एक तरीके से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जल विवाद। दक्षिण एशियाई जल विवाद के समाधान हेतु शीघ्र एक प्रभावी और सहायक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अभाव में यह विवाद भविष्य में विभिन्न देशों के मध्य संघर्ष और एक देश में आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकता है। देखिए, जो जल विवाद हो रहे हैं अब धीरे धीरे, देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ होंगी वो कहते हैं पानी के पीछे ही होंगी। तो क्या है, बहुत सारे यहाँ पर जल विवाद है सारे देशों के बीच, और इसको निपटाने के लिए कोई अच्छा सिस्टम भी नहीं है। तो क्या है कि इनके बीच आगे क्या है, संघर्ष में बढ़ोतरी हो सकती है। पहले ये देख लेते हैं सार्क की उपलब्धियाँ क्या है।
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा जो है, इस समझौते पर वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को शून्य करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। ये केवल वस्तुओं तक ही सीमित है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी सहित किसी भी सेवा को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए पहली उपलब्धि के एक साफ्टा हुआ था, समझौता हुआ था, जो कि मतलब 2016 में हुआ था। जो भी व्यापारिक वस्तुएं थे उसमें जो सीमा शुल्क लगता है उसको मतलब शून्य करने के लिए, ठीक है, उन पे सीमा शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन ये केवल वस्तुओं का ही व्यापार से रिलेटेड था, सेवाओं से नहीं, ठीक है। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता साप्टा, इसे वर्ष 1995 में सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। तो साप्टा हुआ था, ठीक है, तो 1995 में हुआ था, आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। सेवाओं के व्यापार पर सार्क समझौता सेटीज, ठीक है। तो क्या है, सेटीज के तहत सेवा उदारीकरण के अंतर्गत व्यापार करने के लिए गेट्स प्लान सकारात्मक सूची संबंधी दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है। तो देखिए सेवा सर्विसेज जो होती हैं उसके व्यापार पर क्या हुआ था, सार्क समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था, गेट्स प्लान मतलब कुछ वस्तुओं की जो है सकारात्मक सूची, पॉजिटिव सूची बना देते हैं, ठीक है, कि इनका व्यापार किया जाएगा। भारत में सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। सार्क फूड बैंक की स्थापना की गई। एक सार्क फूड बैंक की स्थापना एक आपातकालीन स्रोत के रूप में सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। ये संकट और प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप ऐसी अन्य समस्याओं पर सामना करने के लिए बनाया गया। तो जो भी आपदा आती है उसके लिए सार्क फूड बैंक बनाया गया। सार्क मध्यस्थता परिषद की स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के मध्य संघर्षों को सुलझाने का कानूनी मंच प्रदान करना है। इसकी स्थापना इस्लामाबाद में की गई है, ठीक है। सार्क मध्यस्थता परिषद बनाई गई क्यों, क्योंकि जो भी इन देशों के मध्य संघर्ष होते हैं उनको सुलझाने के लिए कानूनी मंच चाहिए। सार्क मध्यस्थता परिषद स्थापना कहाँ है, इस्लामाबाद में की गई। सदस्यों द्वारा सार्क विकास कोष को वर्ष 2010 में मान्यता दी गई। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है। तो सार्क विकास कोष बनाया गया था 2010 में, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन बनाया गया था, की स्थापना ढाका में की गई थी इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और वैश्विक बाजार तक पहुंच में वृद्धि करने हेतु सामंजस्यपूर्ण मानकों को विकसित करना है। तो क्या है कि जो अंतर मतलब अपने अंदर क्षेत्र के अंदर व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इसकी स्थापना हुई थी और वैश्विक बाजार तक भी पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसका तो ये सारी इसकी उपलब्धियां थी। साफ्टा हुआ, सेटीज हुआ, सार्क विश्वविद्यालय, सार्क फूड बैंक, सार्क मध्यस्थता परिषद, सार्क विकास कोष, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, इतने काम इनके बीच हुए। अब देखिए फुल फॉर्म भी है, ठीक है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्टा, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस सिटीज जो मैंने बताया था, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सारसो जो था, और साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, साफ्टा। तो आगे की राह क्या है, इसमें आगे क्या किया जा सकता है। सार्क बैठक का भौतिक और आभासी आयोजन शुरू करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है हमें इसकी वर्चुअल बैठकें वगैरह होनी चाहिए इसकी, ठीक है। मतलब सामने या फिर मतलब जैसे कि ऑनलाइन इस तरीके से इनके सम्मेलन होने चाहिए, इनमें बात आपस में होनी चाहिए। देशों के आपसी मतभेद का समाधान, इस क्षेत्र की विशेषज्ञ विशेष ज़रूरतों और समस्याओं के अनुरूप अनौपचारिक वार्ता, औपचारिक मध्यस्थता और समाधान तंत्र के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। तो जो भी देश हैं उनके बीच जो भी आपसी मतभेद होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, उनके आपस में वार्ता होनी चाहिए, मध्यस्थता होनी चाहिए, कोई समाधान तंत्र होना चाहिए कोई आपस में दिक्कत आती है। आर्थिक एकीकरण सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र को इसके सुरक्षा तत्वों से प्रभावित होने की बजाय इसके आर्थिक और सामाजिक तत्वों को अनिवार्य रूप से वरीयता देनी चाहिए। अब अगर देखिए सुरक्षा संबंधी समस्या है देशों में, ठीक है, लेकिन आर्थिक मतलब अपने ट्रेड तो आपस में बढ़ा सकते हैं ना, तो आर्थिक और सामाजिक तत्वों को अनिवार्य रूप से वरीयता देनी चाहिए। सार्क चार्टर को फिर से परिभाषित करना चाहिए। इसमें शामिल है अत्यधिक और अनावश्यक सुरक्षा उपायों को हटाना। तो जो सार्क चार्टर है उसको दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। इसमें शामिल कर सकते हैं कि जो भी अत्यधिक और अनावश्यक सुरक्षा उपाय हैं उनको हटा सकते हैं। सार्क माइनस अवधारणा को अपनाना, ठीक है। सार्क माइनस अवधारणा है जैसे पाकिस्तान अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सार्क माइनस अवधारणा को अपनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, मानवीय सहायता और आपदा राहत, ठीक है, समन्वय, वीजा व्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, एनर्जी ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत इसमें आगे बढ़ सकते हैं,
वीज़ा व्यवस्था को सही कर सकते हैं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान ये सब काम आपस में कर सकते हैं। अब देखिए एक होता है कि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता, है ना? हमारा जो नीति होती है, विदेश नीति, उसमें है कि पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता। तो आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते पड़ोसी को। तो आपस में ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम हो, सहयोग बढ़ाने के सारे तरीके अपनाते रहना चाहिए। क्या पता उससे आगे रिलेशंस अच्छे हों। तो सार्क का विकल्प बिम्स्टेक नहीं बन पाएगा, तो सार्क को कोशिश करनी चाहिए कि सार्क को सफल बनाया जा सके, क्योंकि अपने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। चलिए एक टॉपिक और देखते हैं, ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, THMCN, ठीक है? तो चीन और नेपाल ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने पर सहमत हुए। तो ये किन के बीच है? ये चीन और नेपाल के बीच है, ठीक है? जो भी ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, मेनली नेपाल में आता है। तो उनके क्या है, उनमें मल्टी मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग तरीके से उनमें कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाया जा सके, इस बारे में है। देखिए जो THMCN है को ट्रांस हिमालय नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय का नेटवर्क है उसके रूप में जाना जाता है। इस आर्थिक गलियारे को वर्ष 2019 में नेपाल और चीन के बीच चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए ये क्या है, एक आर्थिक गलियारा है। और 2019 में क्या है, नेपाल और चीन के बीच चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो योजना है कि सबको जोड़ना है, उसके एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इस गलियारे का उद्देश्य बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, विमानन संचार में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है? पोर्ट हो गया, सड़क से, रेलवे से, विमान, ठीक है? इसमें क्या है, संचार कनेक्टिविटी को इसमें बढ़ाना है अलग अलग तरीक़ों से। THMCN का उद्देश्य चीन और शेष दक्षिण एशिया के बीच एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। तो ये क्या चाहते हैं, जो चाइना है और जो साउथ एशिया है उनके बीच क्या है, एकीकरण मार्ग हो, मतलब एक मार्ग हो आने जाने का। इसके अलावा इसके उद्देश्य में सीमा नियंत्रण को मजबूत करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के एकीकरण में सहायता करना है। तो देखिए इसके चीन के और भी मोटिव्स हैं, जैसे क्या है, वो सीमा सीमा नियंत्रण को बढ़ाना चाहता है, ठीक है? सीमा पर कंट्रोल को बढ़ाना, मजबूत करना चाहता है, आर्थिक विकास को बढ़ाना चाहता है, और चीन का जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है उसके एकीकरण में सहायता करना इसमें शामिल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा है ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। आप सामने देख सकते हैं नेपाल में लुम्बिनी से जा रहा है, बरेली, काठमांडू, फिर चाइना के केरगुड तक, ठीक है? एक पोखरा से जा रही है ट्रेन, आप सामने देख सकते हैं, ठीक है? तो ये इनका रूट है। अब भारत की चिंताएं क्या है, हिमालय क्वाड। कई विशेषज्ञ मानते हैं चीन 4 हिमालय देशों चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से मिलकर एक हिमालयन क्वाड बनाने की कोशिश कर रहा है। क्वाड मतलब फोर चीज़ें जब मिलती हैं, ठीक है? तो चीन जो है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल है, उनको मिलाकर क्या है, हिमालयन क्वाड बनाना चाहता है। इसका भारत की सुरक्षा और सामरिक परिवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर देखिए चाइना की जितनी भी यहाँ पर मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जितना वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उतना क्या है कि भारत की सुरक्षा पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। 4 हिमालय देशों के बीच सहयोग से अलग यह क्वाड एक पूर्ण रूप से क्षेत्रीय सैन्य राजनीतिक संगठन है, ठीक है? तो ये क्या है, एक मतलब जो भी इनके रीजन में जो भी सैन्य राजनीतिक गठबंधन है एक तरीके से। यह अवधारणा सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दोनों मामलों में शीत युद्ध की मानसिकता से प्रेरित है। इस प्रकार के छोटे छोटे समूह क्षेत्रीय टकराव विभाजन का कारण बनेंगे। तो देखिए ये एक शीत युद्ध मतलब जब रशिया और चाइना में चला था कोल्ड वॉर, ठीक है, उसकी जो मानसिकता से प्रेरित है, ठीक है, क्योंकि ये सैन्य राजनीतिक गठबंधन बना रहे हैं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे समूह बनेंगे वो क्या है, आपस में टकराव और विभाजन को बढ़ावा देंगे। देखिए अब यहाँ पर दिया है कि परियोजना में कार्यान्वयन में देरी के मौजूदा कारक, वित्त पोषण और पारदर्शिता संबंधी चिंता। नेपाल सरकार ने चीन के प्रति 3 मुख्य चिंताएं व्यक्त की हैं। देखिए इस परियोजना में की कार्यान्वयन में देरी आ रही है, क्यों? क्योंकि वित्त पोषण की कमी है, ठीक है, और पारदर्शिता संबंधी चिंता है। तो नेपाल सरकार ने चीन के प्रति 3 मुख्य चिंताएं हैं कि नेपाल चीन से वाणिज्यिक ऋणों की बजाय अनुदान और उदार ऋण प्राप्त करने की प्राथमिकता देता है। चाइना क्या है ना, सबको डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, ठीक है, ऋण जाल में। मतलब वो वाणिज्यिक ऋण देते हैं और बहुत ज़्यादा, और वो पारदर्शी नहीं होते कि वो कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो नेपाल चाह रहा है कि वो उन्हें अनुदान या उदार ऋण दे, ठीक है, अनुदान मतलब फ्री में ऋण दे उन्हें वाणिज्यिक ऋणों की बजाय, ठीक है। नेपाल चाहता है कि ब्याज की दर और पुनर्भुगतान करने का समय विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्त पोषण
एजेंसियों की दर और समय के अनुरूप हो। तो देखिए इसके जो चाइना के जो ऋण देता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो नेपाल क्या चाह रहा है कि ब्याज दर और उनको जब भुगतान करने का समय हो तो क्या है वो विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी जो बहुपक्षीय मतलब कई सारे उनमें पार्टीज़ रहती हैं, वित्त पोषण एजेंसियों की जो दर होती है और समय होता है उसके अनुरूप हो इनकी टाइमिंग। बीआरआई परियोजनाएँ प्रतिस्पर्धी बोली के लिए खुली होनी चाहिए। जो ये परियोजना है वो क्या है आपस में जब उनकी बोली लगती है तो क्या है प्रतिस्पर्धी बोली के लिए खुली हो, मतलब जो कम में लगाता है उसको मिल जाती है, तो इस तरीके से, ठीक है। चीन की ऋण जाल कूटनीति, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी पर आशंका। चीन के वित्त पोषण को कम करने के समर्थक नेपाली अधिकारियों को श्रीलंका के वित्तीय संकट का एक बहाना मिल गया, ठीक है। तो देखिए वो लोग, अब आप श्रीलंका की हालत देख रहे हैं, तो यही नेपाल के जो अधिकारी हैं उनको आशंका है कि श्रीलंका जैसी हालत ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए टीएआर मतलब मैं आपको बताया था तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, इसका फुल फॉर्म था। एचएडीआर मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी दिए रहते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रस्तावित हिमालयन क्वाड चीन की भू सामरिक प्रतिरोध नीति का एक परिणाम है। चीन द्वारा यह नीति घेराबंदी की हिंद प्रशांत रणनीति के विरुद्ध अपनाई गई है, ठीक है। तो ये जो हिमालयन क्वाड है वो क्या है, मतलब भू सामरिक प्रतिरोध की नीति है। एक तरीके से वो क्या है, घेरना चाहता है इंडिया को, ठीक है, और अपनी पहुंच सेना की पहुंच अच्छी करना चाहता है। तो ये क्या है कि यह नीति घेराबंदी की हिंद प्रशांत रणनीति के विरुद्ध अपनाई गई है। नेपाल के साथ संबंधों पर प्रभाव। स्थल अवरोध। नेपाल पारंपरिक रूप से व्यापार और पारगमन मार्गों के लिए भारत पर निर्भर है। अब चीन की बुनियादी ढांचे की कूटनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी ने विकास और समृद्धि का वादा किया है। साथ ही चीन ने इसके तहत नेपाल को वैकल्पिक व्यापार मार्ग भी प्रदान करने का आश्वासन दिया है। यह भारत पर नेपाल की निर्भरता को कम करेगा। अब नेपाल को अगर देखिए वो एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब उसके आसपास ओशन नहीं है, ठीक है। एक तरफ भारत है, एक तरफ चीन है। तो क्या है कि उसे अब अगर किसी से ट्रेड करना है, कहीं जाना है, तो इंडिया पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन चीन क्या है, उसे कह रहा है कि हम बुनियादी बुनियादी ढांचा आपके लिए बनाएंगे, इसका वादा कर रहा है। इस तरीके से क्या है, एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग उसे दे रहा है, और क्या है भारत पर उसकी निर्भरता कम होगी इससे। नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के दोनों पड़ोसियों चीन और नेपाल के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयासों के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न हो सकती है। जैसे नेपाल में क्या है कि चाइना का इफेक्ट बढ़ रहा है, तो नेपाल के लिए क्या है कि जो दोनों देश हैं भारत और चाइना, दोनों के बीच एक बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को चुनौती देना। सड़कों और बंदरगाहों के माध्यम से कई एक्सेस पॉइंट बनाने में मदद करके चीन दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक विकल्प पेश कर सकता है। ये दक्षिण एशियाई शक्ति के रूप में भारत की भूमिका को चुनौती दे सकता है। अब देखिए भारत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नेपाल के लिए, लेकिन क्या है अगर चीन से उन्हें अलग एक्सेस पॉइंट मिल रहा होगा इन कंट्रीज़ को, तो क्या है भारत की भूमिका में कमी आएगी, ठीक है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। टीएचएमसीएन बुनियादी ढांचे की पहल लुम्बिनी के पास से होकर गुजरेगी, जो भारतीय सीमा के निकट है। इससे भारतीय रणनीतिकारों की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। तो देखिए क्या होगा ना कि ये जो सड़क वगैरह बनेगी ये लुम्बिनी के पास से होकर गुजरेगी, जो भारतीय सीमा के निकट है। तो इस तरीके से क्या है, भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। बुनियादी ढांचे की ये परियोजनाएं संवेदनशील अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरेंगी। यहाँ सड़कों और सुरंगों के निर्माण से ऊपरी हिमालय राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय यहाँ पे अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। और हिमालय पे अगर आप निर्माण करते हैं तो वो थोड़ा रिस्की होता है। तो क्या है, इससे बाढ़ और भूस्खलन और बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है। तो ये सारे पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। नई सड़कें अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले लोगों की पहुंच को बढ़ावा देंगी। साथ ही ये संकटग्रस्त इंडेंजर्ड प्रजातियों जैसे कि बाघ, गेंडा और हाथियों के अंगों के अवैध व्यापार में सुविधा प्रदान करेगी, क्योंकि चीन में इनकी कीमत अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है, अगर सड़क मिलेगी तो लोग जाएंगे लकड़ी काटने, ठीक है। और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको खतरा हो जाएगा, उनका अवैध व्यापार होगा। चीन में क्या है, इन सब की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। भारत के लिए आगे की क्या रहा है, ठीक है। नेपाल के साथ संबंधों को मजबूत करना। नेपाल का चीन के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है, इसलिए भारत को नेपाल के साथ नई आर्थिक, विकासात्मक और अवसंरचनात्मक पहले शुरू करनी चाहिए। इससे न केवल नेपाली नागरिकों को वास्तविक लाभ पहुंचेगा, बल्कि नेपाल में आने वाले संकटों को भी दूर करने में मदद मिलेगी। तो भारत को क्या है, नेपाल के साथ अपने मजबूत संबंध अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ठीक है। वहाँ के आर्थिक विकास में जो अवसंरचनात्मक विकास है उसमें पहल करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या है
कि उनके आगे के संकट अगर वो डेब्ट ट्रैप में फँसने वाले होंगे तो बचेंगे उससे चाइना के। पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना, हिमालय क्षेत्र के देशों को एक साथ मिलकर एक तृतीय ध्रुव परिषद बनाने की प्रयास करने चाहिए। साथ ही इस देशों को सामूहिक रूप से पर्वत श्रृंखला से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं से भी निपटना चाहिए। अब देखिए हिमालय बहुत सेंसिटिव जगह है, तो यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या है मिलकर एक ही बता रहे हैं तृतीय ध्रुव परिषद, ठीक है, थर्ड पोल काउंसिल बोल रहे हैं इसका इंग्लिश में होगा, ठीक है, ये बनाने का इन लोगों को एक ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है कि ये जो भी पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन पर आपस में बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्र में कनेक्टिविटी संबंधी सुधार करना, भारत को अपने सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच को पर्याप्त रूप से विकसित करना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों में वस्तुओं सहित सैनिकों की भी सुगम आवाजाही में मदद मिलेगी। तो जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है, जो भी बॉर्डर के पास क्षेत्र है, ठीक है, रीजन है, उस पर क्या है कनेक्टिविटी बनानी चाहिए, उधर तक पहुँचने के आसान रास्ते होने चाहिए, ये बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र में चीन की पहुंच। चीन हिमालय को वैश्विक संसाधन के प्रबंधन और संरक्षण के लिए अगले फ्रंटियर के रूप में देखता है। तो देखिए जो भी रिसोर्स हैं वर्ल्ड के, ठीक है, उनका प्रबंधन और संरक्षण करने के लिए अगले फ्रंटियर के रूप में देखता है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण, साथ ही इस तथ्य के कारण कि हिमालय 4-5 अरब लोगों के लिए एशियाई जल भंडार के रूप में कार्य करता है। तो चाइना जो है यहाँ तक अपनी पहुँच बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ पर मतलब बहुत सारे संसाधन हैं, ठीक है, जो यहाँ से देखिए कितने सारे लोगों के लिए एशियाई मतलब कितने सारे लोगों को पानी मतलब रिवर्स आती है, पानी मिलता है। हिमालय क्षेत्र में अभी भी अज्ञात खनिज निक्षेप विद्यमान है, यहाँ पे बहुत सारे अभी भी खनिज निक्षेप हैं। इस क्षेत्र में चीन की पहुंच को व्यापक सुरक्षा समझौते करने, बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सहायता देने, व्यापार पर अधिक ध्यान देने, सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ाने आदि के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। तो चीन क्या है यहाँ पहुंचकर क्या है ट्रेड अपना बढ़ाना चाहता है, बुनियादी ढांचा बनाना चाहता है, ठीक है, और क्या है सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ाना चाहता है। साथ ही में कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना भी चीन की बढ़ती पहुंच का ही उदाहरण है, ठीक है। इसमें कुछ और उदाहरण भी शामिल हैं। तो क्या है वो जो कोविड-19 महामारी आई थी उसके दौरान क्या है वो आर्थिक और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि करना चाहता है दूसरे देशों के साथ, ठीक है। जिसके कुछ उदाहरण है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, सीपीईसी जो कि विवादित हिमालय सीमा क्षेत्र गिलगिट और बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। यह मुख्य रूप से चीन के द्वारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समर्थन से बनाया जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का निर्माण किया है, ठीक है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से जाता है। चीन ने अफगानिस्तान और चीन को जोड़ने वाले सीमा पार फाइबर लिंकेज बनाने के लिए बाखान कॉरिडोर फाइबर ऑप्टिक सर्वे प्रोजेक्ट में भी निवेश किया है। तो चीन क्या है जो अफगानिस्तान और चीन को जोड़ने के लिए उसने क्या है सीमा पार फाइबर लिंकेज बनाने के लिए क्या है बखान कॉरिडोर फाइबर ऑप्टिक सर्वे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। हिमालय क्षेत्र में भारत की रणनीति, आज़ादी के बाद भारत ने अपने हिमालय सीमाओं को दुर्गम और खराब तरीके से जोड़ने का विकल्प चुना है। भारत ने ऐसा चीन के आक्रमण से संबंधित चिंताओं के कारण किया है। इस कदम से सीमा और भीतरी इलाकों के बीच विशेष रूप से हिमालय मोर्चे पर बड़े पैमाने पर संपर्क काट दिया है, ठीक है। भारत ने वर्ष 2013 में हिमालय क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए अपनी योजनाएं तैयार करनी शुरू की थी। भारत सरकार ने कई रणनीतिक रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और को बढ़ावा देने के लिए सीमाओं को जोड़ने वाली 14 रेलवे लाइन शामिल हैं। तो देखिए जैसे चीन के कारण क्या है भारत ने बहुत सारा मतलब जोड़ने के विकल्प चुने हिमालय क्षेत्र को, ठीक है। तो 2013 के बाद क्या है उसने कई सारी रेल परियोजनाएं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। एग्जाम्पल के लिए हिमालय रेल एक्सप्रेस का उद्देश्य भारत के जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र लेह को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हवाई क्षेत्र से जोड़ना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है। भारत के लिए बाधा क्या है, भारत द्वारा किया जाने वाला कनेक्टिविटी विकास अब तक पाकिस्तान और नेपाल के साथ अनसुलझे सीमा विवादों के कारण सीमित रहा है। तो देखिए पाकिस्तान और नेपाल के साथ बहुत सारे अनसुलझे विवाद हैं, मतलब बहुत क्षेत्र को लेकर विवाद है। इसके कारण क्या है कनेक्टिविटी विकास नहीं हो पा रहा है। भारत द्वारा रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावी रूप से ना अपनाने के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है। मतलब बहुत सारी देखिए यह तो अपने होता ही है, ये जो भी योजनाएं बनती हैं उनको लागू करने में उनका मतलब पूरा करने में देरी होती है। तिब्बती पठार पर बेहतर परिस्थितियां विद्यमान है, इसकी तुलना में भारत की ओर दुर्गम हिमालय भूभाग स्थित है। भारत की ओर क्या है बहुत दुर्गम हिमालय भूभाग है, मतलब उस पर
कनेक्ट रोड वो ये सब बनाना बहुत मुश्किल है, ये बात है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है, हमने ये कर लिया ना, हाँ यहाँ तक कर लिया। 2 टॉपिक कर लिया, अब आगे भी काफ़ी टॉपिक्स हैं। हम थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्लो चलने के कारण बहुत स्लो हो रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, सब्सक्राइब करिए ताकि हम कंटिन्यू करें। अगर आप पसंद आ रहा है तो थोड़ा फास्ट भी चलूँगी मैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।